नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस फॉर्मूले की करेंगे जिसे अपनाते तो सभी सियासी दल हैं, लेकिन खुलकर कबूल कोई नहीं करता। राजनीतिक दल देश और समाज को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हर गुजरते चुनाव के साथ समाज जुड़ने के बजाय टूटता सा दिखाई देता है। अपनी जीत के लिए ये राजनेता चाहते हैं कि इंसान की पहचान की बजाय उसकी जाति की पहचान हो। और यह काम बहुत आसान भी है कि किसी को इस बात के लिए उकसाया जाए कि उसके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। हर जाति के अलग अलग मसीहा हर महीने पैदा हो जाते हैं और उस वर्ग को लगता है कि यही हमारी असली बात रखने वाले लोग हैं। पहले यह धारणा बनाई गई कि दलितों को दबाया जा रहा है, फिर बताया गया कि पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल रहा है, और अब एक नया शिगुफा यह है कि ब्राह्मणों पर जुल्म किया जा रहा है। और ये शिगुफे कुछ दिनों के लिए आपके सियासी मकसद को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त के लिए समाज के दिलों में जो खटास, जो खाई पैदा करते हैं, उसकी भरपाई दरअसल सालों में होती है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या वोटर में इंसान तलाशा जा रहा है या फिर उसकी जाति तलाशी जा रही है? चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में उतरने वाले सूरमा कमर कस चुके हैं। हर तरफ सम्मेलनों की बाढ़ सी आई हुई है। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो समाजवादी पार्टी बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू कर चुकी है। आगाज आज कानपुर से हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन अगस्त क्रांति के दिन कानपुर से शुरुआत हुई। जिस तरीके से पिछड़ों के साथ में अन्याय अत्याचार बीजेपी ने किया है, आज उनका शोषण हो रहा है, उनका आरक्षण मारा जा रहा है, उनका हक अधिकार मारा जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उधर बीएसपी के सम्मेलनों के सिलसिले का अगला पड़ाव अमरोहा था। ब्राह्मणों को साधने की अगुवाई कर रहे सतीश चंद्र मिश्रा ने फिर वही बातें दोहराई जिनके सहारे बीएसपी बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है। बहुजन समाज पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसका गठबंधन जो होगा वो सिर्फ यहाँ की आम जनता के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। अभी तो ब्राह्मण समाज हमारे साथ में इकट्ठा हो रहा है, एक साथ हो रहा है, और जो इतना उत्पीड़ित है, इनसे परेशान है, तो वो अपनी आवाज उठा रहा है। उसी की आवाज उठाने के लिए हम भी उनके साथ में निकले। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सम्मेलनों पर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने एक आह्वान किया है कि हमको ब्राह्मण सम्मेलन करना है। बसपा भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहा है, यानी जातियों को किस प्रकार से निभाने का काम कर रहा है। जातियों के, अगर ब्राह्मणों की मैं बात करूँ तो सपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, बसपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। हमारा ये प्रश्न है कि इन लोगों से कि ब्राह्मणों को इतना बड़ा प्रश्न चाहे खुद ही के ऊपर इतना प्रश्न क्यों मारे, लेकिन सपा बसपा आज जिस एक तरीके से निम्न स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, ये बिल्कुल अवैधानिक है और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं जाति की बात करूँ, हमको जाति की बात नहीं करते, लेकिन फिर बात करूँ ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण जाति पहले से ही भारतीय जनता पार्टी साथ है। वैसे पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीते हफ्ते मेडिकल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए केंद्रीय कोटे से आरक्षण की व्यवस्था करने के बाद आज ओबीसी की सूची राज्यों को बनाने का अधिकार देने वाला विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। दूसरी तरफ जातिगत आधार पर अपना वजूद कायम करने वाले छोटे दल पहले ही जातिवार सम्मेलनों के जरिए अपना दम दिखाने में जुटे हुए हैं। तो सवाल ये कि क्या 2022 में जाति के आधार पर ही सियासी आधार भी तय होगा? हर वर्ग के लिए काम की वकालत करने वाले सभी दल सम्मेलनों में वर्ग विशेष को ही प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? यूपी में जनता का दिल जीतना जरूरी है या जातियों का? क्योंकि जातिगत गठजोड़ सियासी दलों को तो फायदा दे सकता है, लेकिन क्या वाकई जातियों के जुड़ने से समाज जुड़ता है या सियासत जातियों में भेद करके सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। ये बहुत अहम है क्योंकि आप ये अक्सर देखते होंगे कि आपके जिले में, आपकी विधानसभा में, आपकी पंचायत में वोट देने का आधार क्या होता है? क्या कैंडिडेट की जाति उसमें मायने रखती है? और अगर आप लोगों के लिए यह जाति मायने रख रही है, इसीलिए
ये बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लिए एक औजार का काम करती है, लेकिन वो अपने सियासी फायदे तो ले जाते हैं। आप जिस कतार में खड़े हैं, जिस लाइन में खड़े हैं, आप बार बार अपने दल बदलते रहते हैं, लेकिन हर बार आपको लगता है कि अब कुछ और बेहतर होने जा रहा है। तो क्या एक इंसान, एक आम आदमी के तौर पर सोचेंगे या अपनी जाति के तौर पर सोचेंगे, यह भी आपको ही सोचना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा दे। जैनेंद्र अर्कवंशी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं एसपीएसपी के। बहुत बहुत स्वागत अर्कवंशी जी आपका। रतन मणि लाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। रतन मणि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और इस वक्त एक जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं वो है हमारे देश के उन सूरमाओं के सम्मान की जो अब से कुछ देर पहले ही वतन वापस लौटे हैं टोक्यो से। अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग स्पर्धाओं में मेडल जीतकर किसी को कांस्य मिला, किसी को सिल्वर मिला और किसी को गोल्ड मेडल मिला, यानी स्वर्ण पदक मिला। तो उन खिलाड़ियों का सम्मान, उस टीम का सम्मान भी लगातार चल रहा है। ये तस्वीरें देखना आप लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यह नहीं देखा जाता कि कौन से खिलाड़ी की जाति क्या है। भाला जिसका दूर गिरेगा वही खिलाड़ी आगे जाएगा और वही देश के लिए मेडल लेकर आएगा। अब सवाल इसी बात को लेकर है और मैं ये सवाल लेकर जाता हूं डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय जी आपके पास। इंसान देखेंगे, आप वोटर देखेंगे या उसकी जाति देखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो है, समाजवादी पार्टी सर समाज को जोड़ने का काम करती है, वो कोई जाति देख के काम नहीं करती। हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने 2012 से 2017 में जितने विकास का कार्य किया, आज 4.5 साल में भाजपा की सरकार ने फीते का फीता काटा, उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया। इन्होंने महंगाई जो 2014 में डायन होती थी, आज वो महंगाई चरम सीमा पे। इनके मंत्री लोग जो सिलेंडर लेके घूमते थे 2014 में, आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, कोई चीज नहीं। ये कहते थे किसान की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ है किसान? किसान 8 से 9 महीने से बैठा है सिंधु बॉर्डर पे और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो खाद 1200 रुपए की मिलती थी, आज वो खाद का दाम 2200 कर दिया। डीएपी बढ़ा दिया इन्होंने, किसान की कमर तोड़ दी। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई। कहाँ है सरकार? हम तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहेंगे। विपक्ष का काम है जनता के सुख दुख के साथ रहना है। समाजवादी पार्टी उसके साथ है। भाजपा की सरकार ने, आपने देखा, इन्होंने जनादेश, जो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी पंचायत चुनाव में और जिला पंचायत में, लेकिन इन्होंने जनादेश का अपहरण कर लिया अपने एसपी और डीएम के बल पे। तो इन्होंने, आपने देखा, इटावा उपाध्याय जी, मुद्दे आपने बड़े अच्छे अच्छे गिनाए हैं। महंगाई गिनाया, रोजगार गिनाया, कानून व्यवस्था गिनाया, प्रशासन का दुरुपयोग गिनाया। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि फिर ये क्यों जरूरत पड़ती है कि ये पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है, ये प्रबुद्ध वर्ग, ब्राह्मण वर्ग का सम्मेलन है, ये आदिवासी वर्ग का सम्मेलन है। हमारी पार्टी सर, मैं तो ये कहता हूं कि आप जिले जिले में सम्मेलन करें, विधानसभा में सम्मेलन करें, बूथ बूथ पे सम्मेलन करें। हमारा, लेकिन वो सपा का सम्मेलन, हमारा बूथ बूथ पे सम्मेलन, उसमें पिछड़ा वर्ग नहीं, सुन ले, ब्राह्मण वर्ग के सम्मेलन में पिछड़े लोग ना आए, पिछड़े के सम्मेलन में दलित लोग ना आए, दलितों के सम्मेलन में ब्राह्मण ना जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा क्षत्रिय ना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता, आप मेरी पूरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। जैसे हमारा मैं कह रहा हूं कि आप पूरी बात सुन लीजिए कि ब्राह्मणों के सम्मेलन में दलित ना आए, दलितों के सम्मेलन में ब्राह्मण ना जाए, पिछड़ों के सम्मेलन में आप दलितों को ना बुलाइए और कहिए कि हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। आप भैया पूरा खर्च करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं, सारे कार्यकर्ता बुला लीजिए ना, उसमें टैग क्यों लगाना है? क्या जो मुद्दा दलितों के लिए अगर महंगाई का है वो ब्राह्मणों के लिए नहीं है या पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है? जो आपने 6-7 मुद्दे गिनाए वो तो सबके लिए है ना, सबको एक साथ लेके चलिए। जब ये टैगिंग के साथ चलता है, ये क्यों चलता है? हेलो जी, सुन रहे हैं? हमारी बात समझे आप, हम क्या कह रहे हैं। हम सारे सर समाज को जोड़ने का काम करते हैं।
जो जैसे अभी पिछड़े वर्ग को बहुत समय से ओबीसी का आरक्षण मांगा जा रहा था, 11,000 ओबीसी के कैंडिडेट की सीट्स नीट में कम हुई। नीट एमबीबीएस का एग्जाम होता है, मेडिकल का एग्जाम होता है, वहां 11,000 सीट आरक्षण नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने 27% ओबीसी को दिया और 10% सवर्ण ईवीएस को दिया, मतलब गरीब जनता, जो गरीब सवर्ण है। हम तो कहते हैं समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम इस बात पे काम करते हैं। हम ये सम्मेलन अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम सारे वर्गों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने जो कहा कि दलित के सम्मेलन में सवर्ण नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। समाजवादी पार्टी का हर नेता वहां पे मौजूद रहता है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो। हम लोग सारी चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। ये सिर्फ सब समसर समाज को जोड़ने का काम है, उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करना चाहती है, वो रोजगार की बात करना चाहती है, वो महंगाई कम करने की बात करती है, किसान को मजबूत करने की बात करती है, वो अब जब सारे सम्मेलनों में की बात करती सारे है, लोगों को नौजवानों की बात करती है, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर क्यों लगाना है फिर कि ये पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है, ये ब्राह्मणों का सम्मेलन है? देखें, जब सबको जाना है तो आइए ना, सपा का सम्मेलन रखिए। हम वही कर रहे हैं। हम सपा का सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रबुद्ध समाज की सम्मेलन। प्रबुद्ध का मतलब पढ़े लिखे समाज को जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, दलित हो, ओबीसी हो, हम सबको जोड़ने का काम करते हैं, पढ़े लिखे समाज की बात करते हैं। हम आज जैसे नीरज चोपड़ा ने बलिया वाले मंच पर कितने आदिवासी लोग हम जाति की बात नहीं करते हैं। या हमें नहीं दिखा, आपको अगर दिखे तो आप बीच में बता दीजिएगा कि कितने आदिवासी लोग बलिया के सम्मेलन में जो प्रबुद्ध आपने किया था वो थे। बिल्कुल बताएंगे, मुझे अभी बता दीजिएगा, आपके पास समय रहेगा। मनीष शुक्ला जी, क्या ये कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ती है उत्तर प्रदेश में कि भाई ये वर्ग है इसके साथ हम हैं, ये वर्ग है इसके? आप तो पूरी जनता के लोग हैं ना, आप पूरी जनता की सरकार है, समाजवादी पार्टी पूरी जनता का विपक्ष है, तो ये टैगिंग की क्या आवश्यकता है, कैटेगराइज करने की क्या जरूरत है? देखिए राम मोहन जी, दरअसल सपा बसपा या कांग्रेस एक षड्यंत्र के तहत बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में डिवीजन करना चाहती है। जब वो सम्मेलन अल्पसंख्यक का कराती है तो कहती है कि मुसलमानों का सम्मेलन, और जब बहुसंख्यक का कराती है तो ब्राह्मण, राजपूत, अन्य जातियों में कराती है। कभी आपने इतनी लंबी पत्रकारिता आपने की, रतन मणिलाल जी भी सामने हैं, कभी आपने देखा कि पठान सम्मेलन हो रहा हो, सैयद सम्मेलन हो रहा हो, सिद्दीकी सम्मेलन हो रहा हो, पसमंदा सम्मेलन हो रहा हो, उनके यहाँ जो एससी ओबीसी है उनकी किसी ने अलग से बात उठाई हो, ऐसा नहीं होता है। वो एक बहुत तरीके से कि एक तरफ वोटों को कंसोलिडेटेड कर दीजिए और दूसरी तरफ बहुसंख्यकों को जातिवाद विभक्त कर दीजिए। इसी आधार पर सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति चलती आई है। अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हमने काम किया है। देखिए, एक तथ्यात्मक बात यह है कि 2014 का चुनाव हुआ जब अखिलेश यादव की सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया था, उन्होंने अपने कामों को गिनाया। 2017 में जब कार्यकाल पूरा हो गया तो उन्होंने अपने कामों को गिनाया, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें 17 के कामों को गिनाया। इन तीनों चुनाव का परिणाम क्या आया? जनता ने इनके झूठे दावों की पोल खोल दी, चुनाव में हरा दिया। अब 22 में अगर वो पुराने काम गिनाएंगे तो रिजल्ट कैसे नया आएगा? 47 से नीचे जाने वाले ये है, क्योंकि झूठ की ट्रेन ज्यादा नहीं चलती है। अमौसी से चारबाग के ट्रायल का उद्घाटन करके ये चाहते थे कि मेट्रो की वाहवाही बटोर ले। मेट्रो में जो पैसा लग रहा था, केंद्र का ज्यादा लग रहा था, राज्य का ज्यादा लग रहा था, इन्होंने बनाया भी कुछ नहीं। जो लखनऊ के लोग हैं वो जानते हैं कि एक टिकट नहीं बिकाता। तो जनता ने इनके झूठे दावों की पोल खोल दी थी कि हमने ये किया वो किया, और अगर उसी आधार पर सपा जाना चाहती तो बहुत अच्छा है, उनका रिजल्ट भी वही आने वाला है। दूसरी बात देखिए, इनकी जो जातिवार और जो जाति और धर्म की आधारित राजनीति, अगर उसको देखना हो, और मैं तथ्यात्मक बातें कह रहा हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बिजली कहां आती थी? 5 जिलों में आती थी। नौकरियां किसको मिलती थी? 4-5 जिलों के एक जात विशेष के लोगों को। ओबीसी की बात करते हैं, आप बताइए ना, कुम्हार को क्या मिला था, कहार को क्या मिला था, लोधी को क्या मिला था, कुर्मी को क्या मिला था? अगर हम जातियों की बात करें, 4-5 जिलों के चंद लोगों को नौकरियां आप लूट कर दी है। पूरे समाज की नौकरी आपने लूट ली। 4-5 जिलों के कुछ लोग को आपने नौकरी बांट दी थी। अरे भाई, सुविधाएं भी जब त्योहार होते थे उसमें भी धर्म देखा जाता था। ठीक है सर, इस धर्म के त्योहार मैं आपके पास लौट के आऊंगा। त्योहार पे नहीं
कुछ और मेहमान है, आपने बार बार जिक्र किया रतन मणि लाल जी का, हम उन्हीं के पास चल लेते हैं। रतन मणि जी, सवाल यही है कि सारे दल कहते हैं हम समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, फिर इतना विभाजन क्यों दिखता है समाज में? ये समाज खुद से बटा रहना चाहता है या वजह कुछ और है? देखिए, आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, और मुझे लगता है कि समाज का हर व्यक्ति इस बात को देखता है कि हर बड़े चुनाव के पहले, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, उसके कुछ महीनों पहले से ही तमाम सारे राजनीतिक दल इस तरह के वर्गीकृत सम्मेलन, क्लासिफाइड सम्मेलन करने लगते हैं। और मुझे लगता है अभी तक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसमें एक एक्सेप्शन है कि उन्होंने इस तरह के जाति सूचक सम्मेलन नहीं किए हैं। अदरवाइज आप देखिए, एक पार्टी ने पहले ब्राह्मण सम्मेलन किया, उसका तुरंत नाम बदल के प्रबुद्ध वर्ग किया। फिर एक पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, जो अभी भी हो रहे हैं। कुछ पार्टियां उसको अलग अलग नामों से कर रहे हैं। और यही नहीं, इसी की वजह से तमाम सारे जो जाति आधारित दल हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती, और आरक्षण नहीं तो सरकार नहीं, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि हर चुनाव के पहले समाज में अपने अपने वोट बैंक या अपने अपने समर्थकों को सहेजने के लिए इस तरह के सम्मेलन होते हैं। और ये बड़े, मुझे लगता है, चिंता की बात है। रतन मणि जी, मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकना चाहता हूं। इस वक्त हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है, तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है। और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था। और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे। और ये नीरज चोपड़ा हैं, खुलकर दिल से बात अपनी कह रहे थे, जो उन्हें समझ आ रहा है वो समझा रहे हैं लोगों को भी, जनता को भी, और ये खुशी का माहौल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सियासी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा इसी बात पर कि उत्तर प्रदेश का जो समर है, जो 2022 का है, वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा या एक एक जाति को अपने पाले में करने की होड़ लगी हुई है। कौन किसका हितैषी है और कौन किसका विरोधी है, यह साबित करने की होड़ मची हुई है। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कृष्णकांत पांडे जी, मैंने यही सवाल जो पूछा रतन मणि जी से, वो आपके सामने भी रखता हूं कि आप लोग तो सालों से, वर्षों से दावा कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल मिलकर कि समाज को जोड़ना है भैया, और हम लोग सारे समाज को, सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टियां हैं। फिर ये विभाजन क्यों होता है? क्यों एक दूसरे को ऐसा मानने लगती हैं जातियां कि अरे यही हमारी दुश्मन है, यही सब गड़बड़ कर रहे हैं? दलित कहते हैं कि ब्राह्मण ना हो तो सब गड़बड़ हो जाए, मतलब इनकी वजह से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ गड़बड़ है। ब्राह्मण सोचते हैं कि देखिए भाई सारा आरक्षण दलितों को मिल रहा है। ये जो विभाजन की प्रक्रिया है, ये क्यों हो रही है जब सारे लोग जोड़ने की बात करते हैं? राम मोहन जी, एकदम सही सवाल आपने किया। एक राजनीतिक दल में इस समय उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, और अभी हमारे मित्र मनीष शुक्ला जी को मैं सुन रहा था, और कभी कभी हम लोग देखते हैं, चूंकि हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम लोग देखते हैं कि दीवारों पर लिखा रहता है कि यहाँ थूकना मना है, साइकिल खड़ा करना मना है, और वहीं अक्सर खड़ी हो जाती है साइकिलें। इतना बढ़िया मनीष भाई ने बताया है
कि जात यही कांग्रेस सपा बसपा मतलब सबको बताया है। मैं समझता हूं कि 70 और 73 साल रतन मणि जी हम लोगों में बड़े सीनियर हैं और सीनियर पत्रकार भी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। पहली बार मैंने लखनऊ की सड़कों पे देखा, अन्य जिलों में तो मुझे देखने का अवसर नहीं मिला, होर्डिंग लगी है कि इतने ओबीसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जो इनके तेजस्वी ओजस्वी जशस्वी जो भी हैं प्रधानमंत्री जी, उनके फोटो के साथ ये पहली बार देखने को मिला। हो सकता है इसके पहले रतनमणि जी बताएंगे, हम लोगों में सीनियर हैं, लेकिन इतने हमने सवर्णों को बनाया, इतने दलितों को बनाया, और जब मंत्रिमंडल बना तो एक नारा दिया गया, पहली बार ओबीसी सरकार। और हमारे भाई मनीष जी कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस सपा और बसपा ये काम करते हैं। हम तो वह दल है, जात अगर लेके चले होते तो शायद हम भी सत्ता से बाहर नहीं होते। 30-31 साल हम भी कहीं कहीं सत्ता में होते। जात धर्म मजहब से हम दूर होके चलना चाहे, समाज को विकास की दिशा देना चाहे, हम उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से सत्ता से दूर हो गए। हमने तो उस समय चंदूलाल चंद्राकर को बनाया, जो मध्य प्रदेश से आते थे। चंद्रजीत यादव जी आजमगढ़ से आते थे, 4 बार एमपी, 2 बार एमएलए और देश के बड़े बड़े पदों पे। हम तो स्वामी प्रसाद लोधी जी के जयराम वर्मा जी को हमने तो किसी में भेद नहीं समझा। अंतरिम सरकार 1937 में बनी, हमने जगजीवन राम जी को बनाया। बीपी मौर्य देश में तीसरे सबसे बड़े दलित, उनको हमने अवसर दिया। इस तरह से हमने तो अवसर ही नहीं दिया, हमने तो उड़ीसा में जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहां कोई सवर्ण के अलावा भी मुख्यमंत्री होगा, हमने गिरधर गोमांगो को आदिवासी को बनाया। हमने आंध्र प्रदेश में टी अंजैया को बनाया दलित को। जब दलित के उनके शिक्षा का जो दर था वह 1% था, उस समय हमने दलित को, जब दलित सोच में नहीं सकता था किस कुर्सी पे हम जाएंगे, उस समय हमने इनको सम्मान दिया। हमने राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़ जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में भोगड़ा पासवान शास्त्री को हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो हम तो वह पार्टी है कि जाति धर्म में नहीं फंस पाए और यहाँ थूकना मना है लिख के थूकने का प्रयास नहीं किए, इसलिए हमें कहने में जरा भी संकोच नहीं है। आपने इतने नेताओं का नाम गिनाया, वो अलग अलग दौर के रह सकते हैं। इतने लोगों का नाम गिनाया, वो सिर्फ एक दौर के नहीं है, वो अलग अलग दौर के हैं। और ये भी बताता है कि इस प्रदेश की, इस देश की जनता ने आपका कितने वर्षों तक सहयोग किया, आपकी पार्टी के साथ कितने वर्षों तक इस देश की जनता चली है, और अलग अलग प्रदेशों की जनता आपकी पार्टी के साथ चली है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जिनको बनाया वो सिंबॉलिक था कि उनके वर्ग को भी आप उत्थान के साथ लेकर आए, और अगर शायद नहीं लेकर आए, यही वजह है कि उन वर्गों के अलग अलग नेता उठकर खड़े हुए और फिर उन्होंने एक एक दल बना लिया। एक ऐसा ही दल उत्तर प्रदेश में उभर रहा है, जैनेंद्र अर्कवंशी उसके प्रवक्ता हैं। समझ की बात है। नहीं ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये दल अगर अलग से आए, आधे तो कांग्रेस से निकले हुए हैं। आज तक जिसने तो कांग्रेस से निकले हुए किया केवल और केवल कांग्रेस ने ही किया, बाकी लोगों ने इन ये जितने भी दल जो नए आए हैं अलग अलग राज्यों में जिन्होंने सरकारें चलाई, हमने विकास, वो आधे तो कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं। साथ दिया। अर्कवंशी जी, आपको लगता है कि जातिगत आधार ही आपका सियासी जनाधार बढ़ाता है? नहीं, राममोहन राज आपने अच्छी बात बोली है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जातिगत आधार आपका सत्ता में ले आएगा, क्योंकि किसी एक जाति से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। एक पूरा वर्ग जरूर, हाँ, अगर आप बात करेंगे कि अगर आप वर्ग और पिछड़ा वर्ग, हाँ, एक वर्ग जरूर लाभकारी होता है सत्ता तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोई एक जाति, क्योंकि अगर आप जैसे बात करेंगे ब्राह्मणों की तो 7-8%, 10%, कहीं पे 6% आबादी लिखी जाती है, तो एक मोटा मोटी एहसास मान लेते हैं कि 8% आबादी है, या कोई आप कहेंगे क्षत्रिय है, या कोई यादव जाति है, या कोई अकेली जाति। एक अकेली जाति सत्ता तक आपको नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि वर्ग विशेष मिलकर सत्ता की चाबी आपके हाथ में दे सकता है। यहाँ पे पार्टियां जो भी कर रही हैं वो केवल इस वजह से कर रही हैं कि उनको अंदेशा हो गया है कि भाजपा से ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया है। तो चाहे सपा हो या बसपा हो, उन्होंने ये प्रचार का तरीका निकाला कि ब्राह्मण संगोष्ठी करवाएंगे, ब्राह्मण
भोज करवाएंगे या ब्राह्मण का साइकिल यात्रा के नाम पर ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं भाजपा की एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब खबरें चल रही थी कि मेडिकल में ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे बात आरक्षण देने की नहीं है, बात है उन लोगों तक लाभ पहुंचाने की। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ बाईपास करके सामान्य वर्ग से सीटों को भर दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी यही हुआ, खंड शिक्षा विभाग की जो नौकरियां थी उनमें भी यही हुआ था, बांदा विश्वविद्यालय में। अरे अगर आप ओबीसी आरक्षण लागू कर भी दें लेकिन सरकार आपकी है, आप मान नहीं रहे हैं, आप आरक्षण को ही बाईपास करके, धोखाधड़ी करके, कानूनी अपराध करके आप सामान्य वर्ग से सीटों को भर दे रहे हैं। तो भाजपा शुरू से ही अगड़ों की जाती रही है, अगड़ों की सरकार बनाने की सोचती रही है। आपने ये चीज 2017 में भी देखी होगी जब केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनावों से पहले उन्होंने अध्यक्ष बना दिया अध्यक्ष, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गए तो उनको उप मुख्यमंत्री पद दे दिया। और कैसे उनकी बेइज्जती की जाती है ये किसी से छुपा नहीं है। जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं, आपने देखा होगा वो क्या क्या चीजें बताते हैं कि कैसे उनका अपमान किया जाता है। तो आपको समझना होगा कि भाजपा ने हमेशा से ही पिछड़ी जातियों के 2-4 लोगों नेताओं को ख्वाब दिखा के उनके आधार पर समर्थन हासिल किया, वोट हासिल किया, सत्ता में आई। लेकिन पिछड़ी जातियां जो आज भी उनके साथ चिपकी हैं वो अभी भी इस कोशिश में है कि पिछड़ी जातियों के नाम पर उनके नेताओं को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए या मंत्री पद की कुर्सी मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनका पूरा समाज, चाहे निषाद समाज हो, चाहे पटेल समाज, कोरी समाज हो, वो अभी भी अपनी आगे बढ़ने की, अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और इधर हमारे जो भाजपा से मिले हुए, चाहे कुर्मी समाज के नेता हो, चाहे पटेल समाज के नेता हो, चाहे निषाद समाज के नेता हो, वो लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा समाज मुझे उप मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है। अरे भाई, कोई परिवार अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहेगा कि आपको उप मुख्यमंत्री बनता देखना चाहेगा? यहाँ पे मैं एक और बात जोड़ देता हूँ कि आरक्षण की जहां तक बात थी वो तो एक अलग चीज हो गई। यहाँ पे पिछड़े और दलितों के प्रति अपराध की जो घटनाएं हैं, अगर इस साल का एनसीआरबी डाटा उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी हैं और उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। अगर उनकी जिन लोगों को लौटाया जा रहा है, दलितों पिछड़ों को, अगर उनकी भी एफआईआर लिख के डेटा ये एनसीआरबी को भेजें तो ये आंकड़े कहीं और ज्यादा निकल के आएंगे। ठीक है, ये अर्कवंशी जी हैं। और जनेंद्र अर्कवंशी जी, आप लंबी बात अपनी कह रहे थे, मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि अभी आप उभरते हुए दल हैं और आपका भी जनाधार सिर्फ एक जाति विशेष का है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो आपको अपने पाले में इसलिए करना चाहते हैं कि जिस जाति का जनाधार लेकर आप चलते हैं उस जाति का वोट उनके साथ आ जाए। और इसीलिए कई बार आपके अध्यक्ष की आड़ी तिरछी बातें भी वो लोग सहन कर लेते हैं और बाद में चुपके से मुलाकात भी हो जाती है। मनीष शुक्ला जी, आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए राम मोहन जी, मैं 2-3 बातें तथ्यात्मक रूप से कहना चाहता हूँ। अर्कवंशी जी ने बताया कि ये वो, देखिए इनकी पार्टी बनी 2002 में। इनके विधायक कब जीते? जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला। इनके मंत्री कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनाए गए। लेकिन बहुत हम जब प्रदेश की सरकार में आए थे तो हमने करप्शन फ्री और क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का नारा दिया था और उस पर अब समझौता नहीं कर सकते थे। एक दुखद परिस्थिति में इनको अलग होना पड़ा। उसके बाद उपचुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें 17 में जीतती है, 300 से ज्यादा असेंबली सेगमेंट में 2019 में भी आगे रहती है। लेकिन ये जब उपचुनाव में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो इनका समाज भी इनके साथ खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाम बात तो ये समाज की है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण राजभर, मंत्री ओम प्रकाश राजभर, राज्य मंत्री का दर्जा अरुण के दूसरे भाई को। तो समाज को भी समझ में आ गया, नाम तो इन्होंने समाज का लिया, लेकिन बेसिकली एक परिवार के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए जब 7 उपचुनाव हुए, जिसमें मऊ का उपचुनाव हुआ, जिसमें घोषी का, जहां ये कहते हैं कि हम ही लोग सबसे ज्यादा है, वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता जो इन्हीं के समाज से आता था, जिसकी वकालत कर रहे थे।
तो इनकी पोल खुल गई है कि ये समाज के नहीं बल्कि परिवार के विकास के लिए, ठीक उसी तरह से जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने परिवार को ही समाज मान लिया, उन्हीं का विकास मान लिया। जैसे सपा के समय में सैफई के विकास को उत्तर प्रदेश का विकास मान लिया। 4 जिलों को बिजली देते थे, 4 जिलों के लोगों को नौकरी मिलती थी, 4 जिलों के लोगों की बात होती थी केवल उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और इन लोगों को जो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं उनका हश्र बुरा होने वाला। 2014 में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने इन ठेकेदारों को ठुकरा दिया। एक छोटा सा जवाब जैनेंद्र अर्कवंशी जी, फिर अभिषेक उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, उनका पूरा जवाब हम लेंगे। अर्कवंशी जी फटाफट। जी, जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि एक ही पार्टी की सरकार, मतलब एक ही परिवार की पार्टी है, तो मैं इनको बता दूं। देखिए ऐसा होता है कि जब चुनावों में जाने से पहले एक शर्तें होती हैं और एक घोषणा पत्र की तरह उनको माना जाता है। हमारा एक ही शर्त थी कि जो आरक्षण है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाए। ओबीसी की 234 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से केवल 4 जातियां 80% आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। और हमारा ये मानना था कि 3 भागों में उसको अगर ओबीसी आरक्षण को विभाजित कर दिया जाएगा तो जो बाकी जातियां हैं उनको भी समान रूप से अधिकार मिलेंगे और उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी 20% जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा है। 2 साल सरकार बने हो गए, हमारे कहने के बाद भी बार बार बड़ी मुश्किल से आयोग बनाया गया और सामाजिक न्याय समिति की जब नाम से वो रिपोर्ट आई तो उसको लागू करने में आनाकानी की और लागू नहीं किया तो हम लोग अलग हो गए। हम भी चाहते तो निषाद जी की तरह या अनुप्रिया पटेल जी की तरह अभी तक सत्ता में ही रहते, ठीक है। हम भी कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे कि खुदा करे। ठीक है, आपने अपना फायदा नहीं सोचा, आपने अपना लॉन्ग टर्म फायदा सोचा कि आप जिस मुद्दे के साथ थे उस मुद्दे के साथ आगे भी रहेंगे। लेकिन अगला आपका जो गठबंधन है उसका आधार भी यही रहने वाला है क्या? और क्या आप इसी के आधार पर आगे भी रहेंगे? अभिषेक उपाध्याय जी, सवाल आपके पास, और वही है कि 4 जातियां अगर ओबीसी में आरक्षण ले रही हैं तो सरकारें आपने भी चलाई हैं। मैं बस एक चीज और जोड़ देता हूं। इन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में गए थे, तो शायद भाई को हमारे पता नहीं है कि लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है, विधानसभा चुनाव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। उसमें अलग होता है। केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय चेहरा अगर आपके पास प्रभावी है तो असर डालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिषेक राय जी, राम मोहन जी को बताइए कि अभिषेक उपाध्याय जी, जो हमने चुनाव का एग्जाम्पल दिया, अभिषेक राय जी, राम मोहन जी, अभिषेक राय साहब, 7 विधानसभाओं की बात की थी, वो असेंबली सेगमेंट की बात की थी। ठीक है अभिषेक जी, उनको छोड़ने के बाद ठीक सर, मनीष जी, राम जी, अभिषेक राय जी, हाँ मनीष जी को मैं सबसे पहले मैं ये जवाब देना चाहता हूँ। मनीष जी बहुत बड़ी बड़ी बातों का पुलिंदा बनाते हैं ना। हवाई किले बनाने में भाजपा ही बहुत माहिर है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े हवाई पुल बनाए। अभी इन्होंने बोला ना लखनऊ मेट्रो में कितना पैसा क्या था। अरे बनारस मेट्रो पास करी थी, बनारस तो माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, क्या हुआ मेट्रो बनाई? जमीन पे हकीकत में है, हकीकत में कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ हवाई पुल बनाते हो। हमने 2016 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पास करा, बजट उन्मुक्त करा, 4.5 साल में आप उसे पूरा नहीं कर पाए। 22 महीने में हमने लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस पे बनाया, उस पर आज भी फाइटर प्लेन उतरता है। मनीष जी, जनता सब समझ गई है। सुन लीजिए मनीष जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं। मनीष जी सुने पहले मेरी बात, पूरी बात सुन लें, हम आपसे बोल रहे। ठीक अरे पहले सुन तो ले मनीष जी, सुनना भी सीखे, जनता सुना देगी। पंचायत चुनाव में आपको आईना दिखा दिया। देखिए मनीष जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। मनीष जी सुने, बड़े भाई हैं आप, बड़े भाई हैं, सुनना सीखे। जनता फटाफट हो जाएगा जल्दी। मनीष जी थोड़ा सा बोल रहा था ना, सुने आप क्लियर बता चुके, आपका पॉइंट भी आ गया कि भैया 22 महीने में अगर बनाया तो इसके बाद क्यों नहीं जीते। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आगे बढ़ते हैं। अरे मनीष जी, जनता ने आपने सुने मनीष जी, आपने इतना काम किया। अगर आपको लगता है, सुन लीजिए, एक एक करके मनीष जी थोड़ा सा सब्र रखिए। मनीष जी सुनना सीखे, मनीष जी सुनना सीखे। आप मुझ में बोलेंगे, अभिषेक जी आपको से बोलना आता है, ठीक, आप बोलिए आता है। मनीष जी सुनना सीखे, सुनिए। आपने कहा कितने एक्सप्रेसवे आपने बना दिए। अरे सुन तो ले मनीष जी, सुनना तो सीखे यार। आप सुनो ना, बनारस में क्या हुआ मेट्रो प्रोजेक्ट का? माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है।
बनाया मेट्रो, बनारस में बनाया आपने, गंगा में आपने लाशें बहाई, क्या हुआ कोरोना काल में? आप बंगाल में ममता और दीदी खेल रहे थे। गोरखपुर में अरे आप बंगाल में ममता दीदी खेल रहे थे। आपके मुख्यमंत्री प्रचार जीवी थे। जब ऑक्सीजन की कमी से आपके हेल्थ मिनिस्टर क्या कहते हैं, मनीष जी सुनना सीखें। आपके हेल्थ मिनिस्टर क्या कहते हैं संसद में, झूठ बोलते हो आप लोग, कहते हैं बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं, ऑक्सीजन से कोई लोग नहीं मरा है। अरे आप तो झूठ सुने। अरे सुन लीजिए, अभी पंचायत चुनाव में जनता ने बता दिया ना, पंचायत चुनाव में आपको बता दिया ना मनीष जी, पंचायत चुनाव में जनता ने आपको सिखा दिया समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी। तब क्यों अभिषेक राय साहब, इतनी सी बात है, अभिषेक राय साहब इतनी सी बात है, अगर ऑक्सीजन से किसी की जान गई ऑक्सीजन की कमी से, तो उसमें कैटेगराइज नहीं करेंगे ना कि कौन किस जाति का था। उसके फेफड़ों को तो सांस चाहिए भैया। राम मोहन जी, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे, आपका मुद्दा कोई भी गड़बड़ नहीं है। मैं कह तो रहा हूं आपका मुद्दा कोई भी गड़बड़ नहीं, आपके ना ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन आप ये तो कहिए कि वो सबके लिए थी। आप कैटेगराइज करके क्या बताना चाह रहे हैं? रतनमणि लाल जी, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे कहना चाहता हूं, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे, झूठ का पुलिंदा बनाते हैं, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे इस बात को लेकर, अगर आप इकट्ठे जाते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ये 10 मुद्दे हैं और इस 10 मुद्दों पर उन्हें अगली सरकार चुननी है, वो इसी को चुनेंगे या हमें चुनेंगे, ये बेहतर रहेगा, या फिर आपको यही करना है, इसी तरीके से जाना है, ये आपको मुफीद लगता है और सरल लगता है? देखिए, अभी आपने सभी दलों के प्रवक्ताओं की बातें सुनी। ये कह रहा है कि उन्होंने बहुत अपने जैसे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी सरकार थी उन्होंने तमाम दलों के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया, जो कि बात बिल्कुल सही है। जी जी, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी उन्होंने बहुत सारी काम की, 15 लाख देने का वादा किया था, आज 5 किलो अनाज दे रहे हैं और उस पे फोटो ठीक है। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरप्शन आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ी बात यही है कि इस देश में, इस प्रदेश में ऐसे लोग रहते हैं कि हो सकता है कि आपकी कॉलोनी में अगर 4 लगातार घर हों या 10 लगातार घर हों, तो हो सकता है कि यह भी संभावना है कि 10 अलग अलग जाति के लोगों के हों। लेकिन जब वो सियासी तकरीरें चलती हैं तो फिर आपको भी बाहर निकल के बगल वाले से आंख मिलाने में थोड़ी उलझन हो जाती है। क्या इसकी वजह सियासी लोगों का अपना फायदा है? उनको तो मिलेगा, उनका व्यक्ति जीत कर जाएगा, उनको हो सकता है कि सरकार भी वो बना ले, लेकिन आपका इसमें क्या फायदा है? तो आपको यह जरूर देखना है कि जो सरकार आपकी मतलब की बात करे, आपके काम की बात करे, उसको सुनिए, उसी आधार पर चीजें आप तय कीजिए। विपक्ष आपको अच्छा लगता है तो उनको चुन लीजिए, लेकिन कम से कम इस बंधन से, इस जाति के बंधन से इस देश को थोड़ी सी आजादी दीजिए। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।